और आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। अगली बड़ी जो खबर है ये यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां आरक्षण घोटाले के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घेराव करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस मांग के साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। आंदोलन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशीष भैया न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, आशीष भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, आशीष भैया न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, हाथों में पोस्टर, बैनर, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, जबान पर नारे। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। इल्जाम ये कि सरकार ने आरक्षण की चोरी कर ली, ओबीसी का हक लूट लिया, और सवाल ये कि आखिर हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा। जिन ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण का घोटाला किया गया, उनकी भर्ती कब होगी, और अगर मौजूदा सरकार इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर वो कुर्सी खाली क्यों नहीं कर देती। हमें न्याय चाहिए। हम अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब द्वारा हमें दिया गया है। हम 4 सालों से सर संघर्ष कर रहे हैं। अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जुमलेबाजी दी जा रही है। जिस भी नेता मंत्री के पास जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, ट्वीट करके कहते हैं इनको त्वरित न्याय मिलेगा। त्वरित न्याय मिलेगा तो हमें रिटर्न रूप में दिखाइए। 4 साल से हम सुन रहे हैं। सिंगल बेंच का भी ऑर्डर आया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, 4 साल पहले ही बता दिया। माननीय योगी जी ने भी माना था, उन्होंने हमारी बकायदा लिस्ट निकाली थी, लेकिन तभी उनको आदेश का पालन नहीं हुआ। और अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, उसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास और उनकी पार्टी अपने दल सोनेलाल के दफ्तर के सामने सड़क पर उमड़ा हजारों का हुजूम सत्ता पर सवाल दाग रहा है। 59,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले का जवाब मांग रहा है। इसी बीच एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के सामने ही वो गश्त खाकर सड़क पर गिर गई। साथ ही अभ्यर्थियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सत्ता से सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो बैठे हुए शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते 3 महीने का समय बहुत है, अभी हम इतनी जल्दबाजी नहीं, आराम से काम करेंगे। सर पिछली बार भी 3 महीने का समय था, आपने हमें झूठे गुमराह किया। हम बच्चों को 4 साल तक संघर्ष करने के लिए यहाँ मरते छोड़ दिया। बताइए सर, हम लोग को खाने तक के पैसे नहीं है। यहाँ बहन बेटियां रात में कैसे दर बदर भटक रही है कि छत मिल जाए, सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। भाई लोग तो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, सड़कों पे, फुटपाथ पे सो जाते हैं। बहन बेटियां जो सेफ नहीं है, वो कहाँ सोएंगी जाके। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं। यही है सबका साथ सबका विकास। हम न्याय मांग रहे हैं आपसे, हमें हमारा नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएं। घर से फोन आता है बेटा कहीं व्यवस्था हुई रहने की नहीं, माँ बाप भी डरे रहते हैं, बेटियां अनसेफ है, वहाँ रह रही है, कैसे व्यवस्था करेंगी। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। मांग ये कि इनकी नियुक्तियों में तेजी लाई जाए, पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में जितनी देर होगी, उनकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाएगी, लिहाजा सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे। डबल बेंच का आदेश भी आ गया। पिछड़ा आयोग ने पिछले 5 साल पहले मान लिया था कि आरक्षण घोटाला हुआ है, तब भी ये सरकार नहीं मानी। अब तो डबल बेंच का आर्डर भी है, अब तो आर्डर का सभी ने स्वागत भी किया है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, अनुप्रिया दीदी जी हो, सबने स्वागत किया। तो अब हमारे न्याय में देरी क्यों हो रही है? हमें 5 साल पहले हमें न्याय मिल जाना चाहिए था, आज तक मिला नहीं। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि ये विशेष वर्ग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस मामले को फिर से उलझाएगा। फिर से जब हम लोग आएंगे तो अधिकारी या प्रशासन यही कहेगा कि तुम्हारा मैटर तो न्यायालय में। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मैटर फिर से न्यायालय में उलझे। हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले सर, जो हमें पहले 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हम लोग अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं। इससे पहले सोमवार को प्रदर्शनकारी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। सत्ता के रवैये से नाराज अभ्यर्थी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने की। इल्जाम ये कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी कर रही है, आरक्षण घोटाले पर पर्दा डाल रही है। देखिए, डिप्टी सीएम साहब के यहाँ कल हम लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पहले तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया। ये देखिए हमारा भाई बैठा जिसको लाठियों से पीटा गया, उससे भी आप बाइट लीजिएगा। और जहां तक मुलाकात की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने कहा
कि आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ी है, आपको हाईकोर्ट से न्याय मिला है और सरकार भी आपको न्याय देगी। मैं उसके लिए लगा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये आश्वासन सुनते सुनते 4 साल हो गए। अब आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरेगा साहब, हमें नौकरी चाहिए, हमारा सम्मान वापस चाहिए, हमारा रोजगार चाहिए। आखिर हमारा क्या गुनाह है? 5 दिन में लखनऊ के, 3 दिन गोरखपुर और 2 दिन में यहाँ लखनऊ की जेल में रखा गया हूँ। क्या गुनाह था? यही ना जो बात आज हाईकोर्ट ने मान ली, वही बात तो हम लोग कह रहे थे। जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द किया था, उसी दिन से विपक्षी दल बीजेपी पर पिछड़ों का आरक्षण लूटने का इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार में शामिल बीजेपी के सहयोगी दल भी आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष पहले से ये कह रहा है कि बीजेपी पिछड़ों दलितों से आरक्षण छीनना चाहती है, इसलिए वो जाति जनगणना से भी भाग रही है। हालांकि सोमवार को आरएसएस ने जाति जनगणना पर अपनी चुप्पी तो तोड़ दी, जाति जनगणना को हरी झंडी भी दे दी, लेकिन आशंकाएं जताकर विपक्ष को हमले का हथियार भी थमा दिया। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कि विपक्ष सत्ता में रहता है तो इनको जातिवार जनगणना सबको अधिकार बराबर देने की सुध नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको सब याद आता है, क्योंकि वोट के लेने के लिए इनको याद आता है। इनसे तो बढ़िया नीतीश जी हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवार जनगणना करा दिया, चाहे गलत चाहे सही करा दिया। ये लोग क्या किए? सपा, कांग्रेस, बसपा के लोग क्या किए? तो जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। सोमवार को केरल के पलक्कड़ में मीडिया से रूबरू आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा था कि जाति जनगणना को लेकर संघ की राय स्पष्ट है, और वो ये कि पिछड़ी जातियों की भलाई के लिए अगर जाति गणना जरूरी है तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. तो आरएसएस जाति जनगणना को चुनावी या राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने के खिलाफ है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां इसे लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं बनाती और बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से दूर नहीं रह गई होती, तब भी क्या जाति जनगणना पर आरएसएस की राय यही होती? और अगर आरएसएस भी जाति जनगणना के पक्ष में है, तो फिर मोदी सरकार इसे अमली जामा क्यों नहीं पहनाती? बीजेपी इसके विरोध में क्यों खड़ी होती? आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी आरएसएस के इस अगर मगर में छिपी मंशा को भांप गए और फिर अपने ही अंदाज में बीजेपी आरएसएस को ललकारने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लालू यादव ने लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ चुका। इससे पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि आरएसएस हो या बीजेपी, अब किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो जाति जनगणना का खुलेआम विरोध कर सके। लिहाजा ना चाहते हुए भी आरएसएस और बीजेपी को इसका समर्थन करना पड़ रहा। लेकिन उनकी मंशा जगजाहिर है, ये पिछड़ों और दलितों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करना चाहते, संविधान को बदलना चाहते। ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है,
कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। कहना चाह रहा हूं लालू जी से और उनके पुत्र तेजस्वी जी से कि आप यह बताइए कि जब लोकसभा में आरक्षण पे चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया था, तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन नेता राजीव गांधी जी पानी पी कर पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उसी कांग्रेस के साथ जो आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद से यूपी की बीजेपी सरकार बैकफुट पर है, तो विपक्षी दल चीख कर कह रहे हैं कि 19,000 ओबीसी अभ्यर्थियों का हक छीनकर यूपी सरकार ने ये सबूत दे दिया है कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण को हजम नहीं कर पा रही। बाबा साहब ने वंचितों को संविधान के तहत जो अधिकार दिए हैं, उसे भी बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पटना से सौरभ कुमार के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।